नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11 बज रहे हैं, देख रहे हैं आप आज तक। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और खबर इंदौर से, जहां इंदौर देवास नाका क्षेत्र में फाइबर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और ये आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर तैनात की गई हैं। और अभी तक कोई जनहानि की खबर तो नहीं है, लेकिन ये काले धुएं का गुब्बार आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कई किलोमीटर दूर से ही लोग इसको देख सकते थे। मौके पर पहुंची है दमकल की 10 गाड़ियां। इंदौर की फाइबर फैक्ट्री में ये भीषण आग, इंदौर देवास नाका इलाके में ये फाइबर फैक्ट्री में आग की खबर। ये तस्वीरें आ चुकी हैं, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। काले धुएं का गुब्बार साफ तौर पर आप देख रहे हैं आसमान में ऊपर उठती हुई। कई किलोमीटर दूर से ही लोग इसको देख पा रहे थे, लेकिन आग की वजह क्या है फिलहाल इसके कारणों का तो पता नहीं। लेकिन आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, जहां दमकल विभाग की 10 गाड़ियों को मौके पर तैनात किया गया है। देखिए सर, ये आग और आग का ये जो गोला है ऊपर उठता हुआ काले धुएं का गुब्बार आसमान को चूमता हुआ आपको नजर आ रहा है। इंदौर देवास नाके की घटना है। रात की बात यह है कि फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान काफी बड़ा है। तो इंदौर से खबर। और अभी तो गर्मी की शुरुआत हो रही है। गर्मी में अक्सर हमें देखने और सुनने को मिलता है आग लगने की खबरें ज्यादा सामने आती हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और एलजी की लड़ाई बिजली तक पहुंच गई है, जहां एलजी ने डिस्कॉम बोर्ड से आम आदमी पार्टी के मनोनीत सदस्यों को हटाकर आपको बड़ा झटका दिया है। अब एलजी ने संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप के बाद आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह और नवीन गुप्ता को डिस्कॉम बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब इसके बाद से केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच फिर से तनातनी का सिलसिला शुरू हो गया। कुमार कुणाल हमारे सहयोगी साझा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या है यह पूरा मामला और किस तरह से एक्शन लिया है एलजी ने, और रिएक्शन क्या है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी का रिएक्शन तो नहीं आया है, लेकिन अभी जो आदेश जारी किया गया है उपराज्यपाल दफ्तर की तरफ से, उसमें यह फैसला लिया गया है कि 2 आम आदमी पार्टी के जो नॉमिनीज हैं जैस्मिन शाह और राज्यसभा सांसद इंडी गुप्ता के बेटे नवीन इंडी गुप्ता, उनको सीएस से हटाया जाए। ये पूरा मसला पहले भी विवादों में रहा है। आमतौर पर आम आदमी पार्टी सरकार आने से पहले प्राइवेट डिस्कॉम में सरकारी अधिकारी बतौर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने पॉलिटिकल नॉमिनीज को डाला। अब उस बात पर जब हटाने का आदेश किया उपराज्यपाल ने, तो कहीं ना कहीं इस पर आपत्ति दर्ज कराई सरकार ने, और अब आपत्ति के बावजूद, केजरीवाल सरकार की आपत्ति के बावजूद, ये फैसला लिया गया है कि इन दोनों को हटाया जाएगा और आपत्ति को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है कि वो तय करें कि इस आपत्ति पर क्या कुछ कहना है। लेकिन फिलहाल दोनों को हटा दिया गया है और उन दोनों की जगह सरकारी अधिकारी, जैसे पावर सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शुक्रिया कुणाल, इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप नजर बनाकर रखे। तो दिल्ली की लड़ाई अब बिजली तक गरमाई और किस तरह से एक्शन लिया है एलजी ने, अब इंतजार है आम आदमी पार्टी के रिएक्शन का। लेकिन इतना तो तय है, लगातार जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बनाम एलजी की जंग देखने को मिल रही है, वो तनातनी और बढ़ेगी। थोड़ी देर में प्रतिक्रिया भी आती ही होगी, और इस बीच भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की जंग भी काफी बढ़ती जा रही है। टर्की और सीरिया में इमारतों के मलबे में फंसी जिंदगी को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, और इन प्रयासों को बल देने के लिए अब भारत से एनडीआरएफ की 4 और टीमों को तुर्की भेजने का फैसला किया गया है। हम आपको रेस्क्यू के दौरान मौत को मात देने वाले कुछ कमाल दिखाते हैं। तुर्की में भूकंप मौत बांट रही है तो जिंदगी की जंग जारी है। 90 घंटे, 83 घंटे,
80 घंटे बाद भी जिंदगी ने मौत को मात दी है। ये 3 तस्वीरें जिंदगी की जीत का जश्न मना रही हैं। मलबे के अंदर से 2 बच्चे जिंदा निकाले गए। एक महिला को भी जिंदगी दोबारा मिली। तुर्की के दियारबाकर से भी 6 साल का बच्चा सही सलामत मिला। बेसिर यिल्दिज 80 घंटे तक मलबे में बिना खाए पिए दबा रहा। राहत और बचाव की टीम ने जब मलबा हटाया तो बच्चा दुबका मिला। रेस्क्यू टीम को देखते ही बच्चे ने पानी मांगा। छोटे छेद से उस तक पानी पहुंचाया गया और घंटों की मेहनत के बाद मलबे को सावधानी से हटाकर उसे बचा लिया गया। 3 साल के बच्चे की रेस्क्यू की तस्वीर भूकंप के भारी तबाही वाले शहर हाताई की है। 83 घंटे बाद मलबे के नीचे से बच्चा जिंदा निकाला गया। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद इमारतों के मलबे को काटकर बच्चे को निकाला। उसके बाद उनके पास चुनौती थी कि बच्चे को सकुशल बचाया जाए। तुर्की के हाताए से ही 90 घंटे बाद एक महिला ने मौत को हरा दिया। मलबे में दबी महिला की सांसें देख रेस्क्यू टीम खुशी से झूम उठी। फिर मलबे को काटकर महिला बाहर निकाली गई तो राहत और बचाव की टीम ने हाई फाई कर एक दूसरे को बधाई दी। भूकंप के 5 दिन बाद भी जिंदगी की तलाश थमी नहीं है। हर सांस की खोज हो रही है। रेस्क्यू टीम दिन रात जीवित लोगों की तलाश कर रही है। लिस्ट से इमारतों के मलबे को खंगाला जा रहा है। हैरान परेशान लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। लगातार अपनों को फोन मिला रहे हैं जो मलबे में दबे हुए हैं। कई फोन की घंटियां बज रही हैं लेकिन फोन नहीं उठ रहा। वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि काश फोन उनके अपने उठा लें और जीवित होने का सबूत दें। क्रेन के जरिए मलबा, जो भारी मलबा है, उसे उठाकर साइड में लाया जा रहा है। बड़ी बड़ी लाइटें यहाँ लाई गई हैं ताकि ये रात भर ये काम चल सके। अब यहाँ ऊपर आके देखिए, ये एक रिहायशी इमारत थी। ज्यादातर लोग तो निकल गए लेकिन कुछ लोग फंसे हैं और इसीलिए डॉक्टरों की एक टीम भी ऊपर है। बिना हार्ड हेलमेट के ऊपर जाने की मनाही है, लेकिन इस समय यहाँ पर जो जंग चल रही है वो जंग है मौत के मुंह से जिंदगी को सुरक्षित निकाल लेने की। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, हताए, टर्की आज तक। खेल की खबर, क्योंकि भारत की पहली पारी खत्म हो गई है 400 रन पर और 223 रन की लीड है अब भारतीय टीम के पास, यानी कि बढ़त बहुत ज्यादा पिच के हिसाब से। नागपुर टेस्ट की बात करें तो भारत की पहली पारी 400 रनों पर खत्म हुई है और भारत के पास इस तरह से 223 रनों की बढ़त हो गई है पहली पारी में, यानी कि कंगारू अभी इस वक्त बैकफुट पर हैं। भारतीय टीम ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया पहली पारी में और देखिए अक्षर पटेल ने बल्ले से योगदान दिया है। 84 रनों की पारी खेली है। इसके पहले रविंद्र जडेजा ने 70 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा की बात कर लें तो उन्होंने 120 रनों की शानदार पारी खेली, यानी शतक लगाया था और इस तरह से भारतीय टीम 400 रन तक पहुंच गई और भारत को पहली पारी के आधार पर 223 रनों की बढ़त अब उनके पास है। अब गेंदबाजों की बारी है। गेंदबाजी में कमाल दिखानी है दूसरी पारी में भी, क्योंकि पहली पारी में शानदार गेंदबाजी दिखाई थी भारतीय टीम ने, रविंद्र जडेजा समेत तमाम हमारे स्पिनर्स ने और पेसर्स ने। और हमारे खेल संवाददाता हमारे सहयोगी राहुल रावत जुड़ चुके हैं। राहुल, भारत ने पहले तो बहुत अच्छी उम्दा गेंदबाजी की और अब बल्लेबाजों ने भी पूरा दमखम दिखाया, 400 रन तक पहुंचा दिया, 223 रनों की बढ़त। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बैकफुट पर। राहुल। बिल्कुल आशुतोष, आपने एकदम सही कहा। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त पूरी तरह से बैकफुट पर है और इसका जो जिम्मेदार है वो, एक तो पहले आपने गेंदबाजी बहुत अच्छी करी और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि मेंटली थोड़ा सा मुश्किल में था जब उन्होंने पिच के बारे में, विकेट उनको दिखाई गई, उनको लगा कि ये विकेट जैसी है वो पता नहीं कैसा बिहेव करेगी, पर उसके बाद 177 पे भारतीय गेंदबाजों ने उनको आउट किया। उसके बाद जब हमारे बल्लेबाज यानी भारतीय बल्लेबाज आए, रोहित शर्मा ने 2 अलग तरीके से बैटिंग करी। एक दिन उन्होंने पहले दिन शाम को बैटिंग करी बड़ी तेज तर्रार तरीके से, अगले दिन वो आए, उन्होंने अप्लाई किया और तो और रविंद्र जडेजा ने जिस हिसाब से बल्लेबाजी करी, एक शानदार हाफ सेंचुरी 5 महीने के बाद आ रहे थे, पहली इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेटें ली और अक्षर पटेल ने तो 400 रन से भारत ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि यहाँ से उनको एटलीस्ट
ऑस्ट्रेलिया को कुछ करिश्मा करना पड़ेगा अगर उनको ये मैच जीतना है, और उनको बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा अगर उनको ये मैच में 5वें दिन अगर लेके जाना है। लेकिन राहुल, जिस तरह से हमारे भारतीय गेंदबाज शानदार लय में है, फॉर्म में है, और पिच भी उनका बखूबी साथ निभा रही है, उसको देखते हुए अभी लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया कोई चमत्कार कर पाएगी। जी बिल्कुल, और देखिए 30वें दिन का विकेट है और ये टिपिकल इंडियन विकेट है। ऐसा नहीं है कि कोई रैंक टर्नर है जैसा ऑस्ट्रेलिया सोच रही थी। इसने वैसे ही बिहेव किया जैसे अमूमन अक्सर ज्यादातर विकेटें जो है भारत में बिहेव करती हैं। ये 30वें दिन का विकेट है, ये डिफिकल्ट विकेट है। यहाँ पे बॉल टर्न भी करेगा और थोड़ा स्लो भी आएगा बैट में। और भारतीय गेंदबाजों जो डिफरेंस है भारतीय स्पिनर्स और ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स, उसमें फर्क है, एक बहुत फर्क है, क्वालिटी में फर्क है। और यहाँ पे अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल, ये देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया आज पूरा दिन लास्ट करता है या नहीं करता है। क्या वो कामयाब हो जाएगा कि इस टेस्ट मैच को अगले दिन ले जाने में। 223 रन बहुत होते हैं आशुतोष। क्या आपको यहां से कोई संभावना नजर आती है पारी से हार की ऑस्ट्रेलिया की? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एक तो पहले कि विकेट कैसे बिहेव करेगा, उसके ऊपर 223 रन की लीड। पैट कमिंस को मालूम था जब उन्होंने टॉस जीता था, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता, उसके बाद उनको बैटिंग करने का ये मौका मिला, पर उसका कुछ वो फायदा नहीं उठा पाए। यहाँ पर 223 रन का जो प्रेशर है, ये था कि अगर ऑस्ट्रेलिया या इंडिया अगर 60-70 रन की भी लीड ले लेता पहली इनिंग्स में, तो लग रहा था कि इस विकेट पे वो बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट हो सकती है। पर ये 223 रन की लीड है। इनिंग्स डिफीट, जैसे आपने कहा, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि होगी ही होगी, पर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। अगर भारत को, ऑस्ट्रेलिया को वाकई में ऐसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनके जो बल्लेबाज हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा इनएक्सपीरियंस है। डेविड वार्नर ने आज तक जब भी भारतीय दौरा करा है, कुछ खासा कमाल किया नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि पारी से ही भारतीय टीम इस मैच को जीत लेगी। बहुत शुक्रिया राहुल, आपका जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है कि माहौल खराब करने की यूपी में पूरी कोशिश की जा रही है चुनाव से पहले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर बीजेपी नेता संगीत सोम का अखिलेश यादव पर यह बड़ा हमला है। वैसे अक्सर बयान देते रहते हैं संगीत सोम, बहुत दिनों के बाद इन्होंने ये बयान दिया है कुछ बड़ा, और इन्होंने आरोप लगाया कि मिनी पाकिस्तान बन रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है अखिलेश यादव। क्या कुछ उनका कहना है, आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए जरा संगीत सोम को। एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं कि अलग अलग लोग और खासतौर से अखिलेश यादव और उनके चेले पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक माहौल जातियों का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान ये जातियों के हिसाब से बांटना चाह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये जिन्नावादी सोच ये क्यों बना रहे हैं, क्यों ये जिन्नावादी सोच के साथ प्रदेश में आ रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं। अभी स्थिति, अभी पाकिस्तान इन्होंने देखा नहीं, पाकिस्तान की रोज स्थिति देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोग भूखमरी में मर रहे हैं, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, लोग आटे के लिए मर रहे हैं, लोग चीनी के लिए मर रहे हैं, लोग दूध के लिए मर रहे हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनके चेले ये स्थिति बनाना चाहते हैं? आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति आप समझ के देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है और मिनी पाकिस्तान बन रहा है। मेरी सभी पार्टी के लोगों से यही कहना है कि खास तौर से इस बात पे ध्यान दें, चर्चा इस पे करें कि बढ़ती हुई आबादी किस तरीके से रुके। लेकिन अखिलेश यादव जी, मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि आप और आपके चेले ये जिन्नावादी सोच छोड़ के और ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद करिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल आप लोगों का होने जा रहा है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जनसंख्या पर विशेष ध्यान दें। जनसंख्या वृद्धि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा कलंक होने जा रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। मेरी यही आप लोगों से अपील है और इसी पे एक विचार करने के लिए, एक बात करने के लिए आपके बीच में आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप, संगीत सोम का यह बड़ा प्रहार। लेकिन इसके पहले संगीत सोम को तो आपने सुन लिया, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था उनको भी सुनवा देते हैं। पहले संकट मोचन में पहली बार नहीं, कई बार पहले भी आया हूं मैं, और दर्शन अच्छे हुए और मुझे उम्मीद है कि आशीर्वाद मिलेगा। जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है
चुनौती देश के सामने है, बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना। क्या देश की अर्थव्यवस्था ऐसे ही चौपट हो जाएगी जहां देश की सीमाएं असुरक्षित हैं और हमारा बाजार भी चीन को दे दिया? ये बड़े सवाल हैं। मां गंगा को साफ करने के लिए लोगों ने न जाने क्या कहा। आज कोई संस्था ऐसी नहीं जो ये कहती हो कि मां गंगा की सफाई की है सरकार ने। तो अखिलेश यादव को भी आपने सुन लिया, लेकिन संगीत सोम बड़ा आरोप लगा रहे हैं, यानी कि वार और पलटवार जारी है। जहां अखिलेश यादव बनाम अभी संगीत सोम, भारतीय जनता पार्टी। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले फिर से धर्म की राजनीति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? संगीत सोम ने बड़ा आरोप लगाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। अखिलेश यादव पर सीधा आरोप। देखिए, बिल्कुल आशुतोष, जिस तरीके का यह बयान है वो सीधे तौर पर इंगित करता है कि 2024 के पहले क्या माहौल उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और एक बार फिर से संगीत सोम ने इस मुद्दे को उठा करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान करार देते हुए सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो इस समय पोलराइजेशन के दौर में जा रहा है। और यही कारण है कि इस बड़े बयान को उन्होंने दिया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी संगीत सोम अपने बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर के एक तरफा एक समुदाय को लेकर के राजनीति गर्म करने की वो बात कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, जनसंख्या को लेकर के बात कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर एक बड़ा आरोप है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि सरकार इस समय बीजेपी की है, वो पूर्व विधायक रहे हैं और ऐसे में इस तरीके का आरोप लगाना और समाजवादी पार्टी पे वो राजनीतिक तौर पर कितना फायदा देगा, लेकिन ये जरूर है कि सियासत जो है धर्म के नाम पर बहुत तेज है और खासतौर पर दो समुदायों को लेकर के चाहे कोई भी विषय हो। और अब संगीत सोम का इस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक मिनी पाकिस्तान करार देना सीधे तौर पर एक बड़ा रुख है। हालांकि अभी तक सरकार के किसी मंत्री ने इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आधिकारिक तौर पर सरकार का क्या स्टैंड है वो देखना रोचक होगा, लेकिन ये जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से आप सियासत के तौर पर भी देखें तो बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का विषय रहा, लेकिन चुनाव के नतीजों ने कहीं ना कहीं उसके उलट नतीजे दिए हैं। लेकिन ठीक है, आप नजर बनाकर रखें। अभिषेक बहराल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट दर्शकों को पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें, जमीयत हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है इस्लाम को बाहरी बताना गलत है, भारत जितना मोदी या फिर भागवत का है उतना ही मेरा भी है। मदनी ने कहा कि ये धरती खुदा के सबसे पहले पैगंबर अब्दुल बशर सैदाला आलम की जमीन है, इसलिए इस्लाम को बाहरी कहना गलत है। उन्होंने कहा कि इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत। और वहीं यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद ने मदनी पर पलटवार किया है। पलटवार करते हुए कहा है कि सभी धर्मों के लोग बराबर हैं, देश पर सभी का बराबर अधिकार है, प्रधानमंत्री मोदी सभी के लिए काम करते हैं। निश्चित तौर पे हम सभी देश के कोई भी जाति धर्म के मजहब के लोगों सबके लिए देश बराबर है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा कल नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और इसके बाद वो मुंबई में गए जहाँ मुस्लिम समाज के एक हमारे यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने उद्घाटन किया। तो उन्होंने दर्शाया कि विकास, समाज, ये सब साथ चलना चाहिए और ये सब हमारे समाज का अहम अंग है। आगे बढ़ते हैं खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आज फिर से शुरू हो चुका है। देखिए, बुलडोजर चला था कल ही। बुलडोजर के साथ एंटी एनक्रोचमेंट दस्ता मौके पर पहुंच चुका है। कल के हंगामे को देखते हुए आज भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है, यानी सुरक्षाकर्मी। अतिक्रमण हटाने से नाराज लोग सड़कों पर डटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका दरअसल आरोप है कि अगर अतिक्रमण हो रहा था तब डीडीए कहां था और डीडीए अब बुलडोजर चला रहा है। हालांकि डीडीए का कहना है कि ये अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है और उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है, अवैध कब्जा नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने अतिक्रमण किया है, अवैध कब्जा किया है,
उनका घर तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, बुलडोजर पहुंच चुका है मौके पर, एंटी एनक्रोचमेंट टीम और भारी सुरक्षा बंदोबस्त। हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं और क्या अभी अपडेट वो भी बताएं, क्योंकि लगातार हंगामे के बीच एक्शन में बुलडोजर। बिल्कुल, हम इस वक्त ठीक मौके पे मौजूद है आशुतोष। यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, तमाम सुरक्षा कर्मी आपको दिखेंगे, जिसमें महिला भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी आपको दिखेंगी। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहाँ पर बुलाया गया है, दिल्ली पुलिस के जवानों को बुलाया गया है। और यहाँ पर आपको हम आगे लेकर के चलते हैं आशुतोष और आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, ये आम लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर हैं। उनका कहना है कि जब ये सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जब इनकी रजिस्ट्री वैलिड थी, इनकी रजिस्ट्री की गई थी, तो आखिर इन्हें न तो मौका दिया गया और न इनको बात करने का मौका दिया गया, और सीधे इनका घर तोड़ने के लिए लोग पहुंच गए, बुलडोजर आ गए। और यहाँ पर आप देखिए, बड़ी संख्या में जो निवासी है वो यहाँ पर बीच में खड़े हैं। दूसरी तरफ हम आपको लेके चलते हैं जहां पर बुलडोजर है, और आशुतोष हम आपको यहाँ पर बुलडोजर दिखाते हैं जहां पर बुलडोजर पहुंचा है। दरअसल कुछ यहाँ पर जो बिल्डिंग है, बताया जा रहा है कि उनको स्टे भी उन्होंने यहाँ पर जो था वो ले लिया है। हालांकि देखिए, इस तरफ आगे पुलिस जाने से हमें रोक रही है, आगे आप देखिए, और बुलडोजर इस तरफ आगे गए हैं। हम आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या यहाँ के हालात है। आप देखिए, इसके आगे यहाँ पर पुलिस ने जाने से रोक लगाई है, और वो देखिए, वो सामने इस बिल्डिंग को दरअसल देखिए, इसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं, वो देखिए खिड़की में खिड़की में आप देखिए, खिड़की में सामने आप वो देखिए, वहां पर एक शख्स मौजूद है जिस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। आप नीचे से देखिए, वहां पर लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर की ओर देखिए, दीपक ऊपर दिखाइए, दीपक ऊपर वो खिड़की पे दिखाइए, वहां पर लोग मौजूद हैं। और वहां पर उस बिल्डिंग में नीचे, जहां पर बुलडोजर नीचे चलाया जा रहा है, ऊपर आप देखिए लोग घरों पर मौजूद हैं। यानी चूंकि सालों से यहां से लोग रहते चले आ रहे हैं, सालों साल से यहां से लोग रहते चले आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास रजिस्ट्री है, और ये देखिए, घर के अंदर लोग मौजूद हैं। और नीचे से आप देखिए, यहाँ पर देखिए, घर खाली यहाँ पर नहीं था, सामान लोगों के घरों में है। देखिए, कूलर यहाँ पर बाहर गिर रहा है, ये देखिए पानी की बड़ी टंकी है। बुलडोजर यहाँ पर बुलाया गया है। कुछ बिल्डिंग्स को आशुतोष यहाँ पर स्टे मिल गया था, और चूंकि लोगों का ये कहना है कि सैटरडे और संडे का दिन है, इस वजह से कोर्ट में जो है उनकी जो कार्रवाई है वो है। ऐसे में यहाँ पर प्रशासन को इंतजार करना चाहिए। दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले पे कहना है कि उनका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये प्रशासनिक काम है। प्रशासन डीडीए वो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस के लोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जो यहां पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि हालात काबू में रहें, और इसलिए यहां पर सुरक्षा के तहत उन सभी जो पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं उनको बुलाए गए हैं। घरों में आप देखिए, ऊपर आपको हम दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए वहां पर देखिए एक महिला अपने बच्चों के साथ, और देख सकते हैं वो छोटी बच्ची, वहां पर आपको वो महिला रोती हुई नजर आएगी आशुतोष। देखिए, वो सामने जहां पर कुछ कपड़े भी हैं, आप देखिए बालकनी से, वहां से वो लोग देखिए, ये परिवार के लोग जिनकी इस बिल्डिंग को सालों से यहां से लोग रहते आ रहे हैं, यहां पर ऊपर लोग मौजूद हैं जिनके आंखों में आंसू हैं, वो रो रहे हैं। नीचे आप देखिए, नीचे लोग मौजूद हैं, अपने घरों से निकलने के लिए लोग तैयार नहीं है। बहुत पुरानी उनका कहना है कि ये रजिस्ट्री है, और दूसरी तरफ एक और चीज उनका जो कहना है कि उन्हें वक्त नहीं दिया गया था, ये कुछ सोचने का। जी आशुतोष, तो ये सीधी तस्वीरें मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका बस यही कहना है कि उनका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जी ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम सवालों, आरोपों के बीच इतना तो तय है कि सदियां लग जाती हैं, लोगों की बरसों की कमाई लग जाती है एक आशियाने को खड़ा करने में। अगर वो धाराशायी हो जाए तो उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गलती से मिस्टेक कर दी। जी हां, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत बजट का 1 साल पुराना भाषण 8 मिनट तक पढ़ते रहे। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ जो ऐलान वो इस साल कर रहे हैं वो पिछले साल के हैं। जब गलती का एहसास हुआ तो फिर क्या, सॉरी बोल दिया। लेकिन इस भाषण और सॉरी के बीच ढेर सारी सियासत छोड़ गए अशोक गहलोत। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। कोई भी मुख्यमंत्री
इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। मेरे तमाम विपक्षी साथियों से कि आप जो है कृपा करके अपनी सीट पे जाएं। विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले पेश बजट में तमाम वादों की उम्मीद थी, घोषणाओं की आस थी, विकास के दावों के संकल्प का एहसास था। कांग्रेस को ऐतिहासिक बजट का विश्वास था। राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश होने के दौरान इतिहास तो बना, लेकिन वजह कुछ अलग थी जो बेहद दिलचस्प थी। अब मैं शहरों में भी रोजगार सीएम गहलोत चुनाव से पहले का बजट पढ़ रहे थे, बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रहे थे। कांग्रेसी नेता तालियों के जरिए हर ऐलान का गुणगान कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के ठीक पीछे बैठे मंत्री और चीफ व्हिप महेश चौधरी के चेहरे से किसी गड़बड़ का एहसास नजर आ रहा था। सीएम की बड़ी बड़ी घोषणाओं में गड़बड़ झाला नजर आ रहा था। सीएम के करीब 8 मिनट का भाषण पढ़ने के बाद दूसरी ओर से महेश जोशी को इशारा हुआ तो वो हेडफोन हटाकर इशारा करने वाले की ओर बढ़े। वापस लौटे तो सीएम को टोका। बजट भाषण के बीच में ही अशोक गहलोत को रोका। 2 बार टोकने के बावजूद सीएम शायद कुछ समझ नहीं पाए। फिर से इशारा हुआ तो वो महेश जोशी की ओर रूबरू हुए। महेश जोशी ने तीसरी बार सीएम के कान में कुछ कहा, तब जाकर अशोक गहलोत को अपनी गलती का एहसास हुआ। सीएम ने बजट की कॉपी के कागजों को उलट-पुलट कर देखा, बीजेपी विधायकों की ओर नजर दौड़ाई और गलती का एहसास होते ही उनकी जुबान पर सॉरी आई। वो कंफ्यूजन हुआ। उस वक्त भी मैंने सॉरी फील किया था। आपने शायद आपको सुना नहीं होगा। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। ये गलती हुई थी, नहीं करना चाहिए। दरअसल सीएम साहब की सॉरी की वजह यह है कि वो काफी देर तक सदन में पुराना बजट भाषण ही पढ़ते रहे, पिछले साल की घोषणाओं का ही ऐलान करते रहे। मुख्यमंत्री के पुराने बजट भाषण के बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, पुराने बजट का मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री पर हमला किया। रिकॉर्ड पर आया है, रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। एक दूसरा, मुख्यमंत्री इस बात के लिए माफी मांगे। वास्तव में मैंने गलत पढ़ दिया, मेरे हाथ में गलत कागज आ गए। मैं सोचता हूं आज दिन तक केवल और केवल अटैची में भाषण के अलावा एक कागज भी दूसरा नहीं होता है, तो दूसरा कागज इसके साथ था कैसे जो आपने पढ़ दिया। अगर मेरे अधिकारी जो बजट बनाते हैं, अशोक गहलोत ने गलती पर सफाई दी, इसकी वजह मानवीय भूल गई। पॉइंट आउट करे, आंकड़े थोड़ी है श्रीमान, उसमें क्या दिक्कत हो गई? ये जो कॉपी आपको दी गई है उसमें अगर पहला पेज मैंने पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरे पेज में जो लग रहा था पहले अनाउंसमेंट हो चुका, मुझे भी लगा था। अब नोट क्या होगा, मैं खुद बार बार देख रहा था आगे पीछे पेज, ये पेज कैसे आ गया, एक्स्ट्रा पेज आ गया। अगर मेरे अधिकारी जो बजट बनाते हैं मुख्य रूप से, सुनिए आप, अगर बनाते हैं वो मुझे पॉइंट आउट करे, आंकड़े थोड़ी है श्रीमान, उसमें क्या दिक्कत हो गई? लेकिन सीएम के माफीनामे के बीच ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें टोका, विधानसभा के अपमान की दलील देकर बार बार उस घटना का जिक्र करने से रोका। जो आपने किया है दैट इज शेयर केयरलेसनेस। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। इसलिए आप इन चीजों को यहां मत उठाइए। पुराने बजट भाषण का मुद्दा राजस्थान में गर्मा रहा है, चुनावी साल में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो जाता, कई बार क्या होता है ना, कागज जैसे अफसर रखते हैं उस हिसाब से हो जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब परसों देखो